आज की जो सच्ची घटना है वह दिल्ली रेलवे स्टेशन की है दोस्तों, जिसमें 18 लोगों की मौत हो जाती है। यह 18 लोगों इतने दर्दनाक तरीके से मौत होती है दोस्तों, जिसे सुनकर आप के रोंगटे खड़े हो जाएंगे दोस्तों। रात के 9:30 के आसपास का वक्त रहा था दोस्तों। लोग आपस में बातचीत कर रहे थे और लोगों की संख्या इतनी ज़्यादा थी कि चारों तरफ ही रेलगाड़ी कम और लोग ही लोग, जिनके सर ही दिखाई दे रहे थे दोस्तों। कहीं भी कैमरा नज़र आ जाए तो सिर्फ आदमी के सर ही दिखाई दे रहे थे दोस्तों। वहाँ तक कि लोगों का नज़र जाए, ट्रेन छोटी दिख रही थी, प्लेटफॉर्म भी छोटे दिख रहे थे दोस्तों। भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि लोग आपस में बातचीत करते करते 9 साढ़े 9 के आसपास का वक्त कुचला है दोस्तों। और भुवनेश्वर राजधानी साथ ही समतर्थ सेनानी दोनों ही रेलगाड़ियाँ बची हुई शनिवार के दिन है दोस्तों। और कल अगर हम टाइम से पहुँच जाएंगे तो आराम से दिन भर वहीं रहेंगे, आने की प्रयागराज के महाकुंभ में नहाएंगे, उसके बाद शाम के बाद ट्रेन से वापस चले आएंगे दोस्तों। जैसे ही यह बात वापस में लोग बातचीत कर रहे थे, इसी बीच में लोगों में यही अंदाज लगा लिया कि अनाउंसमेंट हुआ है। दरअसल लोगों की जो संख्या थी वह प्लेटफार्म नंबर 12 पे थी और आवाज़ लग जाती है प्लेटफार्म नंबर 16 पर दोस्तों। फिर एक ट्रेन जो कि प्रयागराज के लिए जाने के लिए तैयार खड़ी थी, लोगों ने आपस में इस तरह की चर्चा शुरू की कि हम खड़े तो 12 नंबर पर, लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर ट्रेन आ रही है। अब लोगों ने ट्रेन दौड़ना शुरू कर दिया दोस्तों, भागना शुरू कर दिया। मन में बस यही ख्याल था कि जल्दी जल्दी भागो और ट्रेन की सीट पकड़ो दोस्तों। इसलिए जो भी यह दिल्ली से लेकर प्रयागराज का सफ़र है वह आराम से कट जाएगा। अगर पहले पहुंच गया तो कम से कम एक सीट तो 2 सीट मिल ही जाएंगे दोस्तों, ताकि मेरे परिवार के बाकी सदस्य भी आ जाएं। अब वहाँ से जब लोग ने दौड़ना लगाया शुरू किया अपनी अपनी जगह से, कुछ लोग ने सामान के साथ तो कुछ लोग सामान के बिना, साथ बच्चों और अपने बीवियों के साथ सब दौड़ने लगे दोस्तों। उनका मकसद सिर्फ एक ही था कि ट्रेन प्लेटफार्म से प्रयागराज जाने वाली अंतिम ट्रेन हो, या ट्रेन छूटने नहीं चाहिए और ट्रेन की सीट हमें पकड़नी है, तो फिर सफ़र बेमिजाज हो जाएगा। इसलिए हम अब वे लोग सारे दौड़ जाते हैं दोस्तों। अब ये प्लेटफॉर्म नंबर 16 की तरफ जब जा रहे थे, उसी सीढ़ी पर पहले सीढ़ी चढ़ना फिर से उतरना। अब सीढ़ी से उतरने वाली बात आती है तो सब लोग जा रहे थे। किसी के पैर फिसल जाता है, किसी का चेहरा फिसल जाता है दोस्तों। एक दूसरे के बीच फिसलना, चौथे का फिसलना, देखते ही देखते सैकड़ों लोग एक दूसरे के ऊपर गिरना शुरू हो जाते हैं दोस्तों। इसमें जो भी महिलाएं होती है, बच्चे होते हैं, दौड़ नहीं पाती है, बच्चों दौड़ नहीं पाते हैं। बच्चे जो होते हैं ताकतवर थे, जवान थे, उन्होंने अपने आप को अपने ताकत का सहारा लिया और एक दूसरे के ऊपर चढ़ते चले गए दोस्तों। यहाँ से लगभग आधे घंटे तक आने 30 मिनट तक यह दृश्य चल रहा था दोस्तों। अब वहाँ पर ना कोई पुलिस दिखाई दे रहा था, ना कोई सीआरपीएफ जवान दिखाई दे रहा था दोस्तों। सिर्फ लोग ही लोग दिखाई दे रहे थे। रेलवे की जिसके ऊपर जिम्मेदारी दिखाई थी, लोगों ने अपने मोबाइल निकाले और निकालने के बाद वीडियो बनाना शुरू कर दिया दोस्तों। अधिकारी ये क्या चल रहा है, कुछ लोग पहले वीडियो बना रहे थे क्योंकि उससे उन्होंने दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आज तक इतनी भीड़ नहीं देखी थी दोस्तों। जब लोग वीडियो बना रहे थे साथ ही कैमरे में चला रहे थे दोस्तों। लेकिन जो लोग दबे हुए हैं वो दब जाते हैं, जो भाग रहे थे वह तेज़ी से भागने की कोशिश कर रहे थे दोस्तों। उनकी कोशिश थी कि जो प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर ट्रेन खड़ी है, रेलगाड़ी खड़ी है, उसकी सीट पकड़नी है दोस्तों, किसी भी तकरीब से। दरअसल ऐसे ही 9:30 बजे तक से शुरू होता है दोस्तों और 10 बजे तक यह कोई कहानी चलता है दोस्तों। ये संगम बिहार दिल्ली के रहने वाली पिंकी होती है, जिसकी उम्र लगभग 37 साल के आसपास होती है दोस्तों। उसके परिवार के रिश्तेदार के लगभग संख्या 12 या 13 के आसपास के लोग थे। उनके किसी के भी टिकट कन्फर्म नहीं होती है। स्लीपर के लिए उन्होंने टिकट के लिए अप्लाई किया, आपस में बातचीत करते हैं या क्या दिक्कत आ रही है। वैसे भी रात का समय होता है दोस्तों, बातचीत करते हुए सब सफ़र कट पाता है दोस्तों, नहीं चलता। वैसे टीटी आने वाला है, नहीं जांच पड़ताल करते हैं, नहीं चलते हैं दोस्तों। इसमें से पिंकी के साथ में भाग रही पिंकी अब जैसे ही उस भीड़ का हिस्सा बन जाती है, जब पैरों में दबने लगती है, उसके ऊपर सभी लोग के ऊपर सदस्य के नज़र पहुंचती है दोस्तों। देखते हैं कि पिंकी जो दब चुकी है, पिंकी को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन ढूंढने से काफ़ी वक्त पता चला, जब उस पब्लिक की भीड़ होती है,
उस भीड़ में जो आदमी वहाँ दबे हुए हैं उसमें निकालते हैं दोस्तों। तो उसके हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं और उसकी बेटी होती है, जो भतीजी होती है, उसके भैया है, जो पति है, सब लोग उसका हाथ पैरों का मसल शुरू कर देता है दोस्तों, ताकि उनके हाथ पैर में गर्माहट आ जाए, ताकि उसके मांसपेशियों में थोड़ा खिंचाव होता है दोस्तों। और 1 घंटा समय बीत जाता है, पता नहीं चलता कि पिंकी की सांस चल रही है या मर चुकी है दोस्तों। पिंकी का मरना था, इसके बाद लोगों को रोना पीटना शुरू हो जाता है दोस्तों। ऐसे ही कहानी शुरू होती है। एग्जैक्ट फैक्टर नंबर 2, किराड़ी दिल्ली के रहने वाले एक फौजी होते हैं दोस्तों, उमेश गिरी। वो अपनी पत्नी सीलम, 3 बेटी और एक छोटे बेटे के साथ प्रयागराज महाकुंभ के लिए डुबकी लगाने के लिए जा रहे थे। पत्नी बेटी और बेटा आपस में बातचीत कर रहे थे। पापा, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया, ऐसी कोच का टिकट करा लिया, हमें सिर्फ अपना सीट देखनी है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है दोस्तों। अब अपने जब सीट मिल जाएगी तो आराम से बैठ के निकल जाएंगे। अब ये डर ये था कि क्यों सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी वीडियो वायरल भी हो रही थी। यह बताया जाता कि बिहार के मधुबनी के एक वीडियो भी, जिसमें किसी ने एक लात मारी और ऐसी कोच का शीशा टूटा। उसके अंदर घुस जाते हैं तो बेटी अपने पापा से कहती कि पापा, अगर हम सही वक्त पर अपना सीट ना पहुँचें तो सकता कि हमारी सीट भी कोई बैठ जाएगा, फिर हम उसे उठा नहीं पाएंगे दोस्तों। भले वो ऐसी कोच हो या फिर स्लीपर हो, फिर कोई भी और क्यों ना सीट हो। उमेश गिरी कहते हैं ठीक है, जल्दी जल्दी चलते हैं। उनकी पत्नी को साजा दिया जाता है, यानी कि थोड़ी शरीर में मोटापा है, उनकी बेटियां भी है और ठीक ठाक यहाँ दौड़ रहे थे दोस्तों। बच्चियों को तो बचा लेते हैं, बेटों को भी बचा लेते हैं उमेश गिरी, लेकिन पत्नी जो होती है, जो भगदड़ थी, उस भगदड़ में दब जाती है दोस्तों, लोगों के पैरों का हिस्सा बन जाती है। सीलम लगातार उनके पैरों तले कुचल दिया जाता है दोस्तों। अब इस बीच में उमेश गिरी जो होते हैं वह रो रो कर चिल्ला चिल्ला कर कभी भी पुलिस वालों की आवाज़ देते हैं तो कभी सीआरपीएफ को आरपीएफ को देते हैं दोस्तों। उन्हें आवाज़ देते हैं, कभी कोई यहाँ पर हष्ट पुष्ट सा कोई व्यक्ति दिखाई देता है, कभी तो उसको आवाज़ देते हैं, कहते हैं मेरी पत्नी इसके अंदर दबी हुई है, मेरी पत्नी को बाहर निकालो। देखो तो मेरी पत्नी, इस तरह से वो बार बार रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है दोस्तों। उसने भी इस भगदड़ में जाकर अपनी पत्नी को निकालने की कोशिश की। जब उसे बाहर खींचकर निकाला तो आने की शायद वो फौजी बताया जाता है कि मदद से बाहर निकाला जाता है। सीलम ने भी दम तोड़ दिया दोस्तों। इस तरह से घटना हो जाती है दोस्तों। आखिर इस तरह से घटना होने के बाद उमेश गिरी जो फौजी होता है, उसके पैर में जगह जगह चोटें आई थी दोस्तों। जब पत्रकारों ने उससे बातचीत करना शुरू किया तो वह रो रो कर अपनी कहानी सुनाई दोस्तों। इस तरह से बयां किया कि दरअसल कहानी फिर आगे चलती है। एक राजकुमार मांझी होता है जो कि हरियाणा के इजहार में ईंट भट्टे में काम करता है दोस्तों। वह रहता है वो बिहार के उत्तर प्रदेश नवादा का पटवा सराय गांव होता है दोस्तों, वहां रहने वाला होता है दोस्तों। वहां से फ़ोन आता है कि तुम्हारे घर पर यह एक चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना वाली और तुम्हारे की जॉब कार्ड वाली टीम आई थी, अगर तुम्हारा नाम भी इसमें शामिल हो जाएगा तो तुम्हें भी सरकार से लाभ मिल जाएगा दोस्तों। जैसे ही राजकुमार मांझी ने यह बात सुनता तो हमें भी योजना का लाभ लेना है। वह 15 फरवरी 2025 की रात वो भी उन्हीं ट्रेन में जाना चाहता है दोस्तों। ट्रेन का जो रूट था वह प्रयागराज की तरफ से होके जाना वाला था दोस्तों। इसलिए वह अपनी पत्नी और बेटे, जिसकी उम्र लगभग 4 साल 5 साल होता है, उम्र लगभग 8 साल के आसपास थी दोस्तों, जो उस भीड़ का हिस्सा बनते हैं दोस्तों। पत्नी और जो बेटी होती है वह उस भगदड़ में उन पैरों के तले दबकर मौत हो जाती है दोस्तों। अब आखिर में क्या कर सकता है दोस्तों। इस तरह से आने वाली ट्रेन 12 नंबर से ना आकर 16 नंबर पर जाती है, जिससे लोगों में भगदड़ मच जाती है दोस्तों। सब लोग चाह रहे थे कि मैं बैठूंगा, पहले मैं बैठूंगा दोस्तों। आखिर 26 मिनट पर 16 फरवरी 2025 के दोपहर का समय आ जाता है दोस्तों। वह अपने बेटों की तलाश करता है। मैंने हर जगह ढूंढने की कोशिश की, वाकई उनका बेटा मिला या नहीं मिला, कहाँ है, किसी को कुछ पता नहीं है दोस्तों। मिल नहीं पाया है, लेकिन ना जाने उसको किसी योजना का लाभ मिल पाएगा दोस्तों। और उन्हीं भर अपनी बेटी अपनी पत्नी को रो रो कर उनका ऐसे ही हाल बुरा सा, उसका दर्द वहीं महसूस कर सकता है। ठीक ऐसे एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 15 साल के आसपास होती है, उनका नाम गिरधारी होता है दोस्तों। वह राजधानी पटना से दिल्ली की तरफ चलता है और दिल्ली से आगे जाता है पानीपत, और पानीपत में अपने मामा के यहाँ जा रहा था दोस्तों, अपनी मामी को और मामी का
नाम होता है ललिता, और ललिता के 2 बेटे होते हैं। एक बेटी होती है जिसका पति पानीपत में रहकर ही कचरा बनता था दोस्तों, और कूड़ा बीनता था दोस्तों। उसी में से अपना रोज़गार तलाशते हैं दोस्तों। ललिता को लेकर जा रहा था, जो भी इस भीड़ का हिस्सा बन जाता है, जो भगदड़ हो रही थी, इस भगदड़ का हिस्सा बन जाता है और ललिता यहाँ दब जाती है दोस्तों। अपनी मामी को बचाने की कोशिश की, लेकिन बच्चा 15 साल की उम्र में उसे बड़ी होशियारी से कदम उठाया और वह एक रेलिंग पर ऐसे कदम रखता है और उसके ऊपर जो ऊपर टीन शेड पर होता है दोस्तों, उस टीन शेड को पकड़ लेता है। यानी कि वह भीड़ का हिस्सा जरूर था, लेकिन उसे पकड़ लेता है और एक पत्रकार को अपने एक इंटरव्यू में बता रहा था कि मैं अपनी आंखों से देखा कि एक नौजवान ऐसे उस मोबाइल को उठा लूं, या मैं उस मोबाइल को उठाता होता तो शायद वो भी उस भगदड़ में मर जाता दोस्तों। अब उसके मरा हुआ पाता, बाद में उसने मामा को फ़ोन किया, संतोष को फ़ोन करके बोला कि मामा हम लोग ऐसे आ रहे थे और मामी इस दुनिया में नहीं रही, मामी तो मर चुकी है। अब उस लड़के के पास में जब उसका इंटरव्यू चलाया जाता है तो उसके पास में एक लड़की बैठी हुई थी और बड़ी बेटी है और उसके छोटे बेटे जो है जो एक कपड़े से ढके हुए थे दोस्तों। बताती है कि हम इतने गरीब हैं कि हमारे पास इतना पैसा भी नहीं कि हम इसका लाश को अपनी माँ के लाश तक ले जाकर उसका अंतिम संस्कार करें। तो ऐसे कैसे, हालांकि सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर दी थी जहाँ जहाँ के मृतकों को उनके घर पहुँचाने की व्यवस्था कर दी थी दोस्तों। ठीक ऐसे ही छपरा बिहार के सोनपुर एक जगह लगती है, वहाँ की रहने वाली पूनम होती है दोस्तों। पूनम दरअसल दिल्ली घूमने आई थी और फिर किसी काम के प्रति दिल्ली फ़ोन करती है, तुम दिल्ली में रुकोगे, वापस घर जाओगे। अब आपने तो काफ़ी दिन हो गए। अब पूनम लगातार दबाव पड़ रहा था, तो इसलिए पूनम सीधा अपने पति की बात मानती है और वह दिल्ली से सीधा बिहार के लिए रुख करती है दोस्तों। यानी कि छपरा के लिए रुख करती है। छपरा से उसको सोनपुर जाना था दोस्तों, उसी भगदड़ का हिस्सा बन जाती है और भगदड़ में मर जाती है दोस्तों। अब इस परिवार वालों को जहाँ रिश्तेदारी में आई थी, अनुराग गुप्ता ये बताता है कि उसकी मामी लगती है। अब मामी के बारे में पता चलता है उसकी मामी इस तरह से भगदड़ में मर गई, तो उसने देखने की तमाम कोशिश की, उसकी माँ ने देखने की तमाम कोशिश की, लेकिन कुछ प्रशासनिक अधिकारी ने एम्बुलेंस वालों को इतनी जल्दी डेड बॉडी को उसके घर तक पते पर पहुंचाया, उन्होंने कोई और बाकी नहीं छोड़ा दोस्तों। एक ही मकसद था कि मीडिया वालों के इन लाशों पर नज़र न पड़े, संख्या ना गिनती करने दिया जाए कितनी है या कितनी नहीं है। बस कोशिश थी कि किसी तरह रेलवे स्टेशन को तत्काल प्रभाव से साफ़ सुथरा कर दिया जाए। बहुत सारे लोग चप्पल, जूते और बैग, उनके सारे सामान इधर उधर बिखरा हुआ था दोस्तों। महज आधे घंटे में जितनी देर लाशों में ढेर उठाया जाता है, उतनी देर में 23 घायलों को उठाकर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में पहुंचाया गया दोस्तों। उतने देर में बहुत कम से कम वहां की सफाई कर दी जाती है दोस्तों। वाकई वीडियो और फोटो बना लें, मरने वाले की संख्या बता दे दोस्तों। मरने वाले की संख्या 18 के आसपास घायलों की संख्या बता रही है दोस्तों, और 23 घायलों की संख्या बताई दोस्तों। बिहार के होते हुए, दिल्ली के होते हुए, हरियाणा के होते हुए, अगर नाम के इस तरह से बहुत सारे घायले हो जाते हैं दोस्तों। इस तरह से घटना होने के बाद वहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा गमगीन हो चुका है दोस्तों। सारे के चेहरे पर और आंखों में आंसू के सिवाय कुछ नहीं है दोस्तों। इस तरह से घटना होने पर आदमी का दिल दहल जाता है दोस्तों। इस तरह से घटना होने पर आदमी का शरीर तक कँप जाता है दोस्तों। इस तरह से घटना में आप लोग कमेंट करके क्या बताना चाहते हैं दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइए, अपनी राय दीजिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।